तो अग्निपथ की बात, युवाओं से विश्वासघात। हम चाहते हैं कि ये सरकार इस योजना को बिना विलंब के वापस ले ले। आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की, नौजवान थे उनसे बातचीत की, जो रक्षा विशेषज्ञ थे उनसे पूछताछ की, उनकी राय ली। आप कह रहे हैं कि आप 2 साल से लगे हुए थे बातचीत करने में, तो मैं नहीं जानता किनसे कर रहे थे, किस ग्रुप से कर रहे थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी। राजेश ठाकुर जी, राजीव रंजन जी, राकेश सिन्हा जी, ईश्वर जी, नीरज जी और दोस्तों, पहली बार मैं एक प्रवक्ता के रूप में आपके सामने आया हूं। मेरा सौभाग्य है, वैसे तो मैं रांची आता रहता हूं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं विषय लेके आपके सामने आया हूं। और इस विषय को मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, एक वक्तव्य में। और इस पंक्ति से, इन लफ्ज़ों से मुझे लगता है कि हमारी जो भावना है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी, और वो है अग्निपथ के बारे में। तो अग्निपथ की बात, युवाओं से विश्वासघात, ये हमारा मुखालिफत का नारा है, ये हमारी विरोध की अभिव्यक्ति है। अग्निपथ की बात और युवाओं से विश्वासघात। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी वक्त 1 बजे हमारे 20 बड़े नेता, तर्जुमान, प्रवक्ता मुख्तलिफ शहरों में इस मुल्क के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, और यही नारा गूंज रहा है सब जगह। इसी वक्त वो आपके प्रेस को संबोधित कर रहे हैं और अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं वो आपको बता रहे हैं, मैं भी बताऊंगा। और मुझे लगता है कि जो इसकी व्याख्या है अग्निपथ योजना की, इसका जो अर्थ है वो यही है: विश्वासघात, बेइंसाफी, धोखेबाजी, बेईमानी। कुछ बिंदु मैं आपके सामने पेश करूंगा, कुछ मुख्य बातें हैं। सबसे पहले ये बात है कि हम चाहते हैं कि ये सरकार इस योजना को बिना विलंब के वापस ले ले, बिना विलंब के। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन जितने भी विधायक क्षेत्र हैं इस मुल्क में, इसके खिलाफ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। ये मैं आपको सूचना देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो सरकार की नाकामियाँ हैं वो छुपाना चाह रही है, अपने दायित्व से भागना चाह रही है, और ये जिम्मेदारी वो फौज को दे रही है। देखिए, सरकार के पास मुझे लगता है ना धन है, ना आय है, ना रोजगार है, और ये कह रही है कि ये जिम्मेदारी फौज ले। भाई, उनके पास नीति होनी चाहिए, उनके पास वो समझबूझ होनी चाहिए, उनके पास वो विवेक होना चाहिए कि आय बढ़ाएं, रोजगार दे। लेकिन नहीं, फौज को ये जिम्मेदारी है, और इस तरह फौज का राजनीतिकरण भी हो रहा है, क्योंकि ये सियासी फैसला है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये फौज को सशक्त बनाने के लिए नहीं है, शक्तिशाली बनाने के लिए नहीं है। और मैं बताता हूँ वो कैसे है। देखिए, यहाँ पर जो हमारे जो नौजवान हैं, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा है, जो इस मुल्क के लिए शहादत के लिए तैयार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सरफरोशी के लिए तैयार हैं, उनके लिए न कोई वेलफेयर बेनिफिट है, न कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न पेंशन है, न ग्रेच्युटी है। तो भाई, आप देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं। देखिए, ये कैसी बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरह से इस फौज को ऐसा लगता है कि एक डिपार्टमेंट हो गया है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का,
बार बार लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि बाद में नौकरी के बाजार में उनको नौकरी रोजगार मिल जाए। अरे ये क्या बात हुई भाई? आपको सेना की फौज की बात करनी चाहिए, उनके सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए, उसको शक्तिशाली बनाना चाहिए। और ऐसे वक्त में जब ऐसा लग रहा है कि चीन हमारी जमीन पे आके बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री कहते हैं, कहा था उन्होंने कि न कोई घुसा है, ना घुसा हुआ है, ना कोई घुसाया है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो ये मुझे बताइए कि 15 राउंड कोर कमांडर टॉप की किस बात पे हुए हैं? खैर वो एक अलग बात है, हम सेना की बात कर रहे हैं, हम फौज की बात कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि ये स्किल डेवलपमेंट कहाँ से आ गया? बार बार इसकी चर्चा हो रही है और फौज की तो चर्चा ही नहीं हो रही। बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है, ये नहीं भूलना चाहिए। और बेरोजगारी जो ये मुद्दा है, यहाँ पर बेरोजगारी जो व्यापक है, इसकी जिम्मेदार ये सरकार है। सरकार अपने दायित्व से भाग रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ, ज़्यादा आंकड़े नहीं बताऊँगा, कुछ तो बताने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि भाई सरकार में इतनी सारी नौकरियाँ हैं जो हैं वो खाली हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 62 लाख रियासतों में और मरकजी सरकार में 62 लाख पद अभी भी खाली हैं। और जो केंद्र सरकार है उसमें करीब 26 लाख पद खाली हैं। वो तो भरे। प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं, अभी भी उन्होंने ऐलान किया था, वादा किया था। प्रधानमंत्री जी के वादे के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो 18 महीने में 10 लाख नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? आप 8 साल में 8 नौकरी तो दे नहीं पाए, बल्कि छोड़िए, आपने वादा किया था, 8 साल हो गए, आपको 16 करोड़ नौकरी देनी थी, बल्कि 12 करोड़ नौकरी तो छीन चुके हैं आप। इतना ही नहीं, हमारा जो बेरोजगारी दर है वो 8% से ज़्यादा हो गया है, 8% से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो युवक हैं उनकी जो यहाँ बेरोजगारी है वो तो बिल्कुल व्यापक है, फैल चुका है, 30-40% है। ऐसे यहाँ पर 40%, तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो काबिल हैं, जो सेहतमंद हैं, जो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन इतने निराश हैं, इतने मायूस हैं कि उन्होंने नौकरी की तलाश ही बंद कर दी। ये आंकड़े आपके सामने, ये तथ्य है। तो ये सरकार बिल्कुल विफल रही है नौकरी दिलाने में और बोझ डाल रही है ये हमारी सेना। दूसरा मुख्य बिंदु मैं आपके सामने ला रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, कि क्या हमारी जमहूरियत एक तरह से तानाशाही में बदल गई है? ये योजना लाने से पहले कोई बातचीत हुई थी, कोई विचार विमर्श हुआ था, कोई गुफ्तगू हुई थी? भाई ये जमहूरियत है, ये प्रजातंत्र है, यहाँ तो संवाद चलता है ना। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, कुछ बातें कह रहा हूँ, आप भी मुझसे सवाल करेंगे, ये तो बातचीत चलती रहती है। इसी को तो कहते हैं जमहूरियत, इसी को कहते हैं प्रजातंत्र। और प्रजातंत्र में जब तब्दीलियाँ लाते हैं तो सहमति के बाद लाते हैं। कहाँ सहमति थी, कहाँ बातचीत थी? मुझे ये बताइए, आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की, नौजवान थे उनसे बातचीत की, जो रक्षा विशेषज्ञ थे उनसे पूछताछ की, उनकी राय ली। आप कह रहे हैं कि आप 2 साल से लगे हुए थे बातचीत करने में, तो मैं नहीं जानता किनसे कर रहे थे, किस रूप से कर रहे थे, हमें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये सरकार की पुरानी आदत है, नौजवानों से बातचीत नहीं करना, जो स्टेक होल्डर्स हैं नहीं करना। ये हम जानते हैं उनकी फितरत में है, पहले भी ऐसा हो चुका है। विपक्ष को तो वो कुछ समझते ही नहीं। ऐसे कई सारे बिल आ गए हैं, अधिनियम आ गए हैं, तब्दीलियां हुई हैं, बिना बातचीत के, बिना गुफ्तगू के, बिना विचार विमर्श के, बिना वार्तालाप के। आप जानते हैं नोटबंदी आ गई अचानक कुछ घंटों में, और नोटबंदी ने, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क के जो आर्थिक स्थिति है उसका सर्वनाश कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गई। जीएसटी आया, वो कितनी बर्बादी लाया। और ऐसी कई बातें, कृषि कानून भी है, उसमें कोई बातचीत नहीं हुई। आपके जो दल थे, करीबी के दल, वो भी छोड़ के आपका साथ चले गए, इतनी नाराज़गी हुई, आपको वो बिल वापस लेना पड़ा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आप विपक्ष की बात सुनते ही नहीं। जब महामारी आई तो आपने लॉकडाउन कर दिया, महामारी के संबंधित ऐसे फैसले लिए, और यहाँ पर भी
जैसे डिफरेंशियल प्राइसिंग भी लिए, जो कहा गया कि रियासतों को आप खुद ही जाइए वैक्सीन खरीदते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनको विपक्ष को इसकी सलाह नहीं ली गई। और ये आपकी आदत है, ये आपकी फितरत है, ये तो ज़र्रे ज़र्रे में है कि आप हस्तक्षेप करते हैं, उनकी बात सुनते नहीं। आप जानते हैं कि अगर ये बिल जाना चाहिए था स्टैंडिंग कमेटी में, ये जो तब्दीलियां आई हैं फौज में, रिक्रूटमेंट में, स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं गई? कितनी सारे बिल इस संसद में स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गए, सिर्फ 12% गए हैं, और पिछले संसद में सिर्फ 27%। और इसकी मैं तुलना करना चाहता हूँ यूपीए सरकार में, जहाँ पर 60% और 71% बिल 14वीं और 15वीं जो ये हमारी जो सरकार थी यूपीए की, वो स्टैंडिंग कमेटी में गई थी। मतलब बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी। हम चाहते थे कि कोई सलाह करे। ऐसी तो भाई तब्दीलियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि जो 50,000 जो हमारे नौजवान हैं, जो जवान हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे थे, जो मशक्क़त कर रहे थे, वो बड़े निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने तो भाई तैयारी की हुई थी, भाई मेडिकल में चले गए थे, उन्होंने फिज़िकल पास कर लिया था, परीक्षा बाकी थी, लेकिन अब वो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? उनको समझ नहीं आ रहा। और जो नाराज़गी आप देख रहे हैं, ये मुखालिफत देख रहे हैं, ये मोर्चाबंदी जो देख रहे हैं, मैं हिंसा की निंदा करता हूँ, लेकिन खिलाफत तो होगी वो इसलिए क्योंकि ये नाराज़गी है हमारे नौजवानों में, क्योंकि आपने उनके अरमान, उनके सपने सब छीन लिए हैं इस फैसले से। अब आप कह रहे हैं कि आप तब्दीलियां ला रहे हैं, यहाँ पर कुछ कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या कर रहे थे? कुछ और मैं बिंदु पेश करना चाहूँगा कि आपने ऐसा किया है कि इस फैसले से फौज को 2 श्रेणी में बांट दिया है। एक तो वो श्रेणी जो जानती है कि वो परमानेंट है, जिनका मुस्तकबिल महफूज है, उनको ग्रेचुइटी मिलेगी, उनको पेंशन मिलेगा, उनको स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिलेंगी, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, दाल चीनी कैंटीन से मिल पाएंगे सस्ते दामों पे। यही तो सुविधाएं हैं। अगर आप देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने सरहदों को महफूज रख रहे हैं, तो यही तो आप चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए। और दूसरी श्रेणी वो है जिनका भविष्य अनिश्चित है, संदेह युक्त है। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो बीच में तनाव आ रहा है, ये जो तनाव है, ये हमारे जो ये बल है, सुरक्षा बल है, इसके लिए ठीक नहीं। उनकी कैपेसिटी के लिए, उनके मनोबल के लिए ऐसा तनाव ठीक नहीं। अंदरूनी तनाव फौज में नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। क्यों लाई सरकार ने? अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए, और कुछ नहीं। मैं और बातें आप करना चाहूँगा। यहाँ पर एक तर्क आ रहा है सरकार की तरफ से कि भाई इससे नौकरी और बढ़ेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कैसे? भाई यहाँ पर तो आपने नौकरी छीन ली, जो परमानेंट हो रहे थे उनसे भी छीन ली। भाई 50,000 से 70,000 लोग तो परमानेंट हमेशा हो रहे थे ना हर साल में। उसको पहले तो कहते थे टूर ऑफ ड्यूटी, और 17 साल की नौकरी थी, उसके बाद सारे उनके बेनिफिट्स थे, सारी सुविधाएं उनको मिलती थी, वो तो आपने छीन ली। और हमने अनुमान लगाया है कि अगर ये योजना, अग्निपथ योजना, अगर ये 15 साल चलेगी तो जो 16 लाख नौकरियां हैं, सैनिक हैं, वो घटकर 6 लाख हो जाएंगे। तो नौकरियां भी आपकी छीन रही हैं। बिपिन रावत जी ने कहा था, और गौर से सुनिएगा, उन्होंने ये कहा था कि जवानों की रिटायरमेंट एज बढ़नी चाहिए, 58 होनी चाहिए, ये उनके शब्द थे। तो उन्हीं की बात का आप अपमान कर रहे हैं ऐसी ये योजना लाकर। ट्रेनिंग का समय कम हो गया है, अच्छे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं, पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि ट्रेनिंग, अच्छे जवान को ट्रेनिंग के लिए 6 महीने काफ़ी नहीं, और वक्त चाहिए ट्रेनिंग के लिए।
तो ट्रेनिंग में भी कमी आ रही है। कभी तो लगते हैं अगर वो वायु सेवा में जाए, नौसेना में जाए, तो 5-7 साल लग जाते हैं। तो वो भी कमियां आ रही हैं। रोजगार आप तैयार कर रहे हैं, तो बस यहाँ पर खामियां ही खामियां हैं। मैं कुछ बिंदु आपके सामने पेश करना चाह रहा था। माहौल इस मुल्क का एक तरह से खराब हो चुका है। जब योजनाएं बन रही हैं, नीति हो रही हैं, लेकिन हड़बड़ी में, ज़बरदस्ती, जबरन, कृषि बिल भी इसी तरह लाया गया था। जब वॉइस वोट में राज्यसभा में इसको पास किया था, बिना बहस के, बिना किसी विचार विमर्श के, वाद विवाद के, और इसी तरह ये लाया जा रहा है। ये विश्वासघात है, ये बेइंसाफी है, ये बेईमानी है।